गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज के लेक्चर में मैं आपको पादप नामकरण का रिमेनिंग पार्ट यानी कि पादप नामकरण में जो नियम और साथ ही साथ इसके जो रिकमेंडेशंस रह गई थी उसके बारे में बताऊंगी। थोड़ा सा ब्रीफ में पादप नामकरण के बारे में बताना चाहूँगी। पौधों को वैज्ञानिक आधार पर नाम देने की पद्धति पादप नामकरण कहलाती है। ये हमने पढ़ा था उस दिन अपने पहले के लेक्चर में। तो स्टार्टिंग में वैज्ञानिक स्तर पर प्लांट्स को क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर पहचाना जाता था। फिर उसके पश्चात प्रथम वैज्ञानिक पद्धति का विकास हुआ, बहुनाम पद्धति जिसे हम कहते हैं। उसके हिसाब से प्लांट्स के नाम जो है वो उसके नाम में बहुत सारे शब्दों का प्रयोग होता था, तो नाम बहुत लंबे हो जाते थे, तो कोई उपयोगिता इतनी नहीं रख पाई ये पद्धति। इसके पश्चात नामकरण की बाइनोमियल सिस्टम आया, यानी कि नामकरण की द्विनाम पद्धति आई। यह कैरोलस लिनियस ने 1751 में प्रतिपादित की। उन्होंने अपनी पहली पुस्तक स्पीशीज प्लैनेटैरम में इसके बारे में उल्लेख किया, जिसमें प्रत्येक पादप के 2 लैटिन शब्दों से मिलकर प्रत्येक पादप का नाम बनता है। पहला शब्द जो होता है वो वंशीय गुणसूचक या जेनेरिक एपिथेट होता है और दूसरा शब्द उसका जातीय गुणसूचक या स्पेसिफिक एपिथेट होता है। पहले शब्द को हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं और दूसरा शब्द जो होता है वो स्पीशीज़ का नाम जो होता है उसे हम स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। कि मैंने आपको उस दिन बताया था कि किस प्रकार से जैसे एक ये नाम है, मैं यहाँ लिख के बताती हूँ, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, ये सरसों का नाम है। ये इसका जेनेरिक नेम है और ये इसका स्पेसिफिक नेम है। इन दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी होता है और इन्हें तिरछे इटैलिक्स में लिखना कंपलसरी होता है। एक पौधे का एक ही नाम सर्वमान्य वैज्ञानिक नाम या वैध नाम कहलाता है, जिसे हम लेजिटिमेट नेम भी कहते हैं। इसके पश्चात पादप नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता या इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर के बारे में हमने पढ़ा था। जिसे एब्रीविएट हम करते हैं तो हम इसे ICBN के नाम से कहते हैं। सन 1867 में अल्फोंसे डी कैंटोली ने लुइस डी ला नॉमेनक्लेचर बोटैनिक नामक प्रकाशन में पादप नामकरण से संबंधित कुछ मौलिक विचार प्रस्तुत किए। आगे चलकर डी कैंडोली के नियम के नाम से ये जाना गया और या हम इसे पेरिस कोड ऑफ 1867 या पेरिस की 1867 की संहिता भी कहते हैं। समय समय पर इसमें अनेक से संशोधन किए गए। अब सर्वमान्य अगर हम देखें तो 12वीं अंतर्राष्ट्रीय वानस्पतिक कांग्रेस जो 1975 में गठित हुई, उसमें एक नियम बने, एक अंतर्राष्ट्रीय संहिता बनी जिसे हम ICBN के नाम से जानते हैं। इसके नियम 1978 में प्रतिपादित हुए, 1978 में प्रतिपादित हुए। इन्हें हमने 3 भागों में बांटा। ये 3 भाग प्रिंसिपल, रूल्स एंड रिकमेंडेशंस। प्रिंसिपल्स के बारे में हमने पूर्व के लेक्चर में पढ़ा था, यानी प्रिंसिपल्स मुख्यतः ये 6 सुझाव हैं। पादप नामकरण जंतु नामकरण से भिन्न होता है। किसी भी टैक्सॉन का नाम नॉमेनक्लेचर टाइप से निर्धारित किया जाता है, नामकरण प्रारूप के अनुसार निर्धारित किया जाता है। वर्गकों का नामकरण उनके प्रकाशन की प्राथमिकता या प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशंस पर आधारित होती है। प्रत्येक वर्ग का नियमों के आधार पर सर्वप्रथम दिया जाने वाला नाम ही उसका करेक्ट नेम या शुद्ध नाम कहलाता है। वर्गकों का वैज्ञानिक नाम उनकी व्युत्पत्ति डेरिवेशंस को ध्यान में न रखते हुए लैटिन होता है और कुछ अपवादों को छोड़कर नामकरण के नियम रेट्रोएक्टिव या पूर्वव्यापित होते हैं। ये 6 प्रिंसिपल्स के आधार पर ही टैक्सॉन्स का नामकरण किया जाता है। यहाँ पर हमने अपने पूर्व लेक्चर में इतना हमने पढ़ लिया था। सेकंड पॉइंट आता है इसमें रूल्स का, नियम। नामकरण से संबंधित सभी तथ्यों की पूर्ण व्याख्या नियम करते हैं। कुछ नियम जो मुख्य नियम हैं वो इस प्रकार से हैं, जैसे रैंक ऑफ टैक्सा या वर्गकों की कोटि क्या है,
किसी भी कोटि का वर्गीकरण समूह उसका वर्गक कहलाता है। मुख्य वर्गक है किंगडम यानी जगत, डिवीज़न, प्रभाग, संवर्ग, क्लास, ऑर्डर, गण, फैमिली एंड ट्राइब, ये मुख्य वर्गक कहलाते हैं। इसके साथ साथ गौण वर्गक भी होते हैं जिन्हें हम माइनर टेक्सा कहते हैं। ये है जीनस, स्पीशीज, वैरायटी, फॉर्म एंड क्लोन, मुख्य वर्गक, और ये है माइनर वर्गक। यानी कि कुछ वर्गक जो हैं वो आधारभूत, जैसे स्पीशीज़ जो है जाति एक आधारभूत रैंक आता है, और जीनस या वंश जो है वो अपेक्षाकृत उच्च कोटि के अंदर आता है। प्रत्येक वंश में अनेक जातियां और एक कुल के अंदर अनेक वंश होते हैं। ये है प्रथम नियम। द्वितीय नियम आता है टाइपिफिकेशन या प्ररूपीकरण। अब ये प्ररूपीकरण क्या है? किसी कोटि के वर्गकों के फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज का नामकरण प्ररूप या नॉमेनक्लेचर टाइप के आधार पर किया जाता है। नामकरण प्ररूप वह मूल लक्षण है जिसके साथ नाम स्थायी रूप से संबंधित रहता है। किसी भी जाति यानी कि स्पीशीज का एक अलग प्रतिरूप या स्पेसिमन होता है। किसी जीनस का प्ररूप जाति या स्पीशीज व फैमिली का प्ररूप जीनस होता है। यानी जीनस का जो प्ररूप है वो स्पीशीज कहलाती है, और कुल का प्ररूप जो है वो जीनस होता है। प्ररूप के नामकरण के लिए निम्नलिखित शब्द जो है प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे होलोटाइप, ये देखिए, जैसे होलोटाइप, आइसोटाइप, ल्यूकोटाइप, सिनटाइप एंड नियोटाइप। अब हम इनको एक एक करके देखेंगे कि ये क्या होलोटाइप क्या होता है। होलोटाइप यानी नाम प्ररूप, यह लेखक द्वारा निर्धारित नॉमेनक्लेचर टाइप का कोई स्पेसिमन या दूसरा कोई तत्व होता है। यानी कि ये होलोटाइप जो है वो लेखक निर्धारित करता है किसी भी प्लांट का। सेकंड आता है आइसोटाइप या समप्ररूप। समप्ररूप क्या है? यह नाम प्ररूप का डुप्लीकेट होता है। उदाहरण फॉर एग्जांपल, एक जाति का जो हर्बेशियस प्लांट है जो कि हर्बेरियम शीट्स के ऊपर लगाए जाते हैं जिन्हें हम, और एक ही वृक्ष की पौधे की शाखाओं को हम अलग अलग हर्बेरियम शीट्स पर लगाते हैं, तो इनमें से एक होलोटाइप है और दूसरे उसके आइसोटाइप्स हैं। आया समझ में? मीन्स उसका डुप्लीकेट, यानी कि मेन प्लांट को हमने होलोटाइप नाम दिया और उसकी ब्रांचेस को हमने लगाया, उसके हर्बेशियस पार्ट्स को हमने दूसरी शीट्स पे लगा दिया। तो ये जो दूसरे जो हर्बेशियस पार्ट्स को जो हमने दूसरी शीट्स पे लगाया है, ये उसके समप्ररूप या आइसोटाइप्स कहलाते हैं। थर्ड टाइप आती है लैक्टोटाइप, यानी कि प्रचित प्ररूप। यदि किसी पौधे के वर्णन को प्रकाशित करते समय उसके नाम प्ररूप को निर्धारित न किया जाए अथवा उसका निर्धारित नाम प्ररूप खो जाए, तो जिस स्पेसिमन को नॉमेनक्लेचर टाइप के तरह प्रयोग किया जाता है वह उसका लैक्टोटाइप कहलाता है। यानी कि ओरिजिनल अगर उसका खो जाता है या मिसप्लेस हो जाता है या हम उसको नामकरण नहीं कर सकते, तो जो स्पेसिमन हमारे सामने है वो नॉमेनक्लेचर टाइप की तरह या नामकरण प्ररूप की तरह प्रयोग कर सकते हैं। हम इसे लैक्टोटाइप या प्रचित प्ररूप कहते हैं। फोर्थ टाइप आती है इसके अंदर सिन टाइप, यानी कि सरूप पादर्श। सिन टाइप, यदि लेखक या जो प्लांट को खोजता है वो उसके द्वारा दो स्पेसिमन्स को डिस्क्राइब किया गया है और उसके जो एक स्पेसिमन का एक टाइप का उल्लेख नहीं किया गया हो, तो सेम टाइप के जो दो स्पेसिमन्स हैं वो होलोटाइप कहलाते हैं। एक मेन जो दो प्रतिरूप में से एक नाम प्ररूप जो है एक उसका होलोटाइप कहलाएगा और दूसरा उसका सिन टाइप कहलाता है। यानी यदि लेखक द्वारा या वैज्ञानिक द्वारा दो प्रतिरूपों का उल्लेख किया जाए तथा उनमें नाम प्ररूप का उल्लेख ना हो, तो इन दोनों स्पेसिमन्स में से एक होलोटाइप कहलाएगा और दूसरा उसका सिन टाइप कहलाता है। अगला टाइप आता है नियोटाइप या नव प्ररूप। यदि किसी जाति का वह
स्पेसिमन जिस पर उसका डिस्क्रिप्शन किया हुआ हो वहाँ पर अवेलेबल ना हो, तो नामकरण प्रारूप के लिए जो स्पेसिमन या अन्य कोई स्पेसिमन उसके सामने आता है तो हम उसको नियोटाइप कहलाते हैं। यानी कि किसी भी जाति का वह प्रतिरूप जिस पर उसका उल्लेख उपलब्ध ना हो, यानी कि उसका विवरण उपलब्ध ना हो, तो उसके नामकरण प्रारूप के लिए जो स्पेसिमन या अन्य कोई तत्व प्रयोग किया जाए उसे हम नियोटाइप कहते हैं या वो नव प्रारूप कहलाता है। तो ये है सेकंड रूल टाइपिफिकेशन का। थर्ड आता है रूल्स के अंदर प्रायोरिटी या प्राथमिकता। प्रत्येक वर्गक का केवल एक ही शुद्ध नाम होता है जिसे हमने लेजिटिमेट कहा है, यानी कि विधि संगत वैज्ञानिक नेम कहा है हमने जिसे। ये देखिए, ये अब हम प्रायोरिटी का पढ़ रहे हैं। प्रायोरिटी में प्रत्येक वर्गक का केवल एक ही शुद्ध नाम होता है। यह वह नाम है जो सबसे पहले लेजिटिमेट या विधि संगत रूप से दिया गया हो। प्राथमिकता का सिद्धांत कुल से ऊंचे वर्गकों के लिए लागू नहीं होता। ठीक है। फोर्थ टाइप आती है कुलों का नाम या नेम ऑफ फैमिलीज। इसमें क्या है, कुल का नाम या फैमिली का नाम एक प्लूरल है, ये हमें मालूम है। यह उस कुल के किसी वंश को लेजिटिमेट दिए गए लैटिन नाम से, जिसके पीछे एसी लगाना, प्रत्यय लगाना ज़रूरी है, ये उससे बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे रोजेसी है, रोजेसी में इसका मेन स्पेसिमन जो इसका जीनस है वो रोज़ा या गुलाब है ना। तो इसमें हम पीछे, तो इस कुल का नाम ही इस रोज़ा इंडिका के नाम से बन गया है। तो रोज़ा के पीछे एसी लगाने से ये इस कुल का नाम रोजेसी बन गया। पर ये सिद्धांत जो है वो वेस्कुलर प्लांट्स के मेन जो 8 उनकी फैमिलीज़ हैं उन पर लागू नहीं होता। इस 8 कुलों के अंत में एसी प्रत्यय नहीं जोड़ा गया, पर फिर भी बहुत लंबे समय तक ये नाम जो है इसी प्रकार से चलते रहे। तो अल्टरनेट नेम्स जो हैं एसी प्रत्यय से समाप्त होते हैं। वो मैं जब आपको इसका रिटर्न में आपके नोट्स के साथ मैं आपको ये उपलब्ध करा दूंगी। जैसे पामी है एरिकेसी के नाम से, ग्रामीनी पोएसी के नाम से जाना जाता है, जो पहले क्रूसीफेरी के नाम से जानी जाती थी, आजकल उसे हम ब्रेसिकेसी कहते हैं। लेग्यूमिनोजी जो है फैबेसी कहलाती है। गट्टी फेरी जो है वो क्लूसीएसी कहलाती है। अम्बैली फेरी को हम एपीएसी के नाम से जानते हैं। लेबिएटी को हम लेमिएसी के नाम से जानते हैं और कंपोजिटी को हम एस्ट्रेसी के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से नेम ऑफ फैमिलीज़ का जो नाम है वो एसी के नाम से एसी सफिक्स लगाना अति आवश्यक है, या एसी के ए सी ई ए ई के से प्रत्यय से ये अंत होता है इसका, इस शब्द का। अगला रूल आता है नेम ऑफ द जीनस, वंश का नाम। ये एक नाउन है जो जनरली बड़े अक्षर से प्रारंभ होता है, यानी कि इसे हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं और नाम जनरली सिंगुलर ही होता है, एक वचन के रूप में ही होता है। शुरू में वंशीय नाम जो है केवल लैटिन शब्दों में ही हुआ करते थे, पर अब वंशों के नाम जो हैं, जीनस के नाम है, बहुत ही रिनाउंड साइंटिस्ट के नाम पे भी हम उनको रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल थियोफ्रास्टा वंश का नाम थियोफ्रास्टस के नाम पे, जो कि फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जाने जाते हैं। इसी तरह से लिनेया जीनस का नाम कैरोलस लीनियस के नाम से जाना जाता है, जिन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से हुकेरिया वंश का नाम हुकर के नाम से जानते हैं, जैसे जोसेफ डाल्टन हुकर के नाम से। और इसी तरह से जेफरसोनिया वंश का नाम जो है थॉमस जेफरसन के नाम पर रखा गया है। इसके अतिरिक्त कुछ वंशों के नाम उनकी डिस्कवरी के स्थान पर या फिर उनके जो रीजनल एरियाज़ के नाम पर भी हम रख लेते हैं। जब किसी वंश के नाम में 1 से 2 शब्द होते हैं तो हम बीच में हाइफन लगा देते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम जोड़ देते हैं। अगला रूल आता है जाति का नाम, नेम ऑफ द स्पीशीज़। जाति का नाम सामान्यतः हमें पता है कि हम छोटे अक्षर से शुरू करते हैं, और इसमें भी अगर एक से अधिक 2 शब्द भी हो सकते हैं जातीय नाम में, और अगर 2 शब्द हैं तो हमने हाइफन लगाकर जोड़ते हैं। जिस प्रकार से ये है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। ये देखिए
हिबिस्कस रोज़ा साइनेंसिस, हिबिस्कस रोज़ा साइनेंसिस। तो हम इसे अंडरलाइन अलग अलग एक साथ ही करेंगे। ये इसके जीनस का नाम है और ये जो है इसके स्पीशीज़ का नाम है। तो इस प्रकार से अब जातियों का नाम जो हम अलग अलग सोर्सेज से ले सकते हैं। ये जो स्पीशीज़ एपिथेट जो है वो किसी रिनाउंड बोटेनिस्ट के नाम के बेस पर भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल कैरेक्स डेविसाई जो है डेविस के नाम पे है। बेरबेरिस थम्बिरजाई जो है वो थुनबर्ग के नाम पर रखा गया है। इसी तरह से जातीय नाम पौधे के किसी विशेष कैरेक्टर के आधार पर भी हो सकता है, वो जहाँ पर वो पाया जाता है उस स्थान के नाम पर भी हम रख सकते हैं। जातीय नाम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के रूप में भी हो सकता है, जैसे नाम दो या दो से अधिक लैटिनिकल वर्ड्स के साथ बन जाता है। जैसे क्वाड्रिकुलारिस हम लेते हैं, 4 पत्ती युक्त स्पीशीज़ जो होती हैं। लैटिफोलिया चौड़ी पत्ती वाली जाति वाले जो प्लांट्स होते हैं उस तरह से हो जाता है। इसी तरह से यदि किसी जाति किसी वंश से समानता दर्शाती है तो इन वंशों के नाम से भी हम सफिक्स जोड़कर जातीय नाम बना लेते हैं। जैसे क्वेडिफोलिया जातीय नाम जो है वो क्वेरकस के नाम से, क्वेरसीफोलिया नॉट क्वेडिफोलिया सॉरी, क्वेरसिया के नाम क्वेरकस के नाम की पत्तियों से बन जाता है। इस तरह से बिग्नोइडी है, बिग्नोनिया के नाम वंश के समानता दर्शाता है। इसी तरह से अगला रूल आता है इसमें नेम ऑफ द स्पीशीज़ के पश्चात नेक्स्ट रूल आता है नंबर 7 पे, नेम्स ऑफ प्लांट्स इन कल्टीवेशन। यदि किसी जंगली पौधे को एग्रीकल्चर के रूप में प्रयोग किया जाए तो उसका वास्तविक नाम जो है वो बदला नहीं जाता, उसको हम एज इट इज़ ही ले सकते हैं। इसके पश्चात अगला रूल आता है वैध तथा प्रभावकारी प्रकाशनों की शर्तें। तो कंडीशंस ऑफ इफेक्टिव एंड वैलिड पब्लिकेशंस, नामकरण की संहिता के अनुसार कोई भी नया नाम संबंधी प्रकाशन तभी प्रभावशाली माना जाता है जब उसके संबंध में प्रिंटेड मैटर सार्वजनिक रूप से या कम से कम 10 बोटैनिकल इंस्टीट्यूशन के लाइब्रेरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, मतलब रिनाउंड हो जाए। इस प्रकाशन की प्रभावी तिथि वह होती है जब इसके संबंध में मुद्रित सामग्री उपलब्ध करा दी जाती है। तो प्रकाशन के अपने नियम हैं। वर्गों के नामों के प्रकाशन के संबंध में कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स दिए गए हैं। प्रकाशन तभी प्रभावकारी होगा जब उसका विस्तार जो है अच्छे से किया जाए, इस प्रकाशन के साथ पूर्ण विवरण हो तथा या फिर इससे पहले प्रकाशित प्रभावशाली विवरण का संदर्भ दिया जाना चाहिए। पौधे का लैटिन भाषा में विवरण हो या पूर्व संदर्भ में लिखा हुआ होना चाहिए। और 1 जनवरी 1958 अथवा इसके पश्चात प्रकाशित किसी कुल अथवा उसके नीचे की श्रेणी के वर्गक के साथ उसका नामकरण प्रारूप भी दिया जाना चाहिए। तो ये हैं सारे रूल्स जो हमने पढ़े, जैसे रैंक ऑफ टेक्सा, टाइपिफिकेशन, प्रायोरिटी, नेम्स ऑफ फैमिलीज, नेम्स ऑफ जीनस, नेम्स ऑफ जीन स्पेशीज and names of plants in cultivation, and lastly conditions of effective and elective and valid publications। थर्ड पॉइंट आता है इसके अंदर recommendations या सुझाव। इसके अंतर्गत नामकरण संबंधी नियमों के उपयोगों की व्याख्या की गई है। इन सुझावों का उद्देश्य भविष्य में नामकरणों में एकरूपता अथवा सुनिश्चितता यानी कि यूनिफॉर्मिटी एंड क्लियरिटी बनाना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ICBN ने अपने संहिता में लिखी, अपनी परिषद में ये सब उन्होंने 1978 में दिया। इसके अलावा भी नामकरण से संबंधित कुछ अन्य नियम हैं। इन नियमों के अतिरिक्त भी कुछ और नियम है, जैसे है कि यदि किसी वंश को 2 अथवा अधिक टैक्सा में बांटा जाए तो वंश का नाम उनमें से केवल एक के साथ रखा जाए। इसी प्रकार यदि किसी जाति को 2 अथवा अधिक जातियों में बांटा जाए तो जातीय गुणसूचक किसी एक जाति के साथ रखा जाए। नंबर 2, यदि किसी जाति को एक वंश से हटाकर दूसरे वंश में रख दिया जाए तथा उसके रैंक ऑफ टैक्सा में कोई परिवर्तन ना हो तो जातीय नाम बदला नहीं जाता, केवल इसके लिंग को वंश के लिंग के अनुसार बदल दिया जाता है। थर्डली, यदि वंश से ऊपर के वर्गों को बदला जाए, अर्थात फैमिली को ऑर्डर की कोटि दी जाए या ऑर्डर को फैमिली की कोटि दी जाए, तो उनके नाम नहीं बदले जाएं, केवल प्रत्यय या वर्गक के अनुसार ही बदल दिया जाए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट
प्लांट नॉमेनक्लेचर। थैंक यू।